गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम करेंगे कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन का टॉपिक होगा हमारा क्लासरूम कम्युनिकेशन और ग्रुप के टाइप क्या क्या होते हैं, यानी कि ग्रुप कितने टाइप के होते हैं और ग्रुप होता क्या है और ग्रुप की फॉर्मेशन कैसे होती है, यानी कि ग्रुप के 5 इम्पोर्टेंट चरण जिसमें ग्रुप को बनाते हैं और उसकी फॉर्मिंग करते हैं और लास्ट में उसका एडजॉर्निंग करते हैं, यानी कि उसको समाप्त कर देते हैं। तो ग्रुप कैसे बनता है और उसके टाइप क्यों कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम करेंगे आज की क्लास में रिवीजन, जो पिछली क्लास में हमने किया था वो, और फिर क्लासरूम कम्युनिकेशन के बाद ग्रुप को हम देखेंगे। तो हमने किया था ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन के आधार पर कम्युनिकेशन का टाइप को देखा था, जिसमें वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल को हमने देखा था। वर्टिकल जिसमें बिलो और अपर यानी कि हायरार्किकल होता है, और हॉरिजॉन्टल ये लेटरल भी इसी को कहते हैं, और ये एक संगठन में एक लेवल के अधिकारियों के बीच होता है। एक होता है डायगोनल या क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन, जैसे क्रॉस होता है वैसे इसमें हायरार्की का कोई बैरियर नहीं होता। एक देखा था हमने एनालॉग, एनालॉग ऐसे ट्रैवल करता है और डिजिटल ऐसे यहाँ पर ट्रैवल करता है। एनालॉग एनालॉग सिग्नल्स के थ्रू ट्रैवल करता है, जैसे स्पीडोमीटर, रेडियो सिग्नल, टेलीफोन और कंट्रोल सिस्टम। और डिजिटल में होता है जैसे 0 1 की फॉर्म में होता है, जैसे कंप्यूटर्स, ईमेल, सोशल मीडिया, एसएमएस, फ़ोन और वॉइस कॉल एट्सेट्रा, ये सभी होते हैं। फिर हमने देखा था वर्बल, वर्बल का मतलब होता है शाब्दिक, यानी कि शब्दों के माध्यम से जो संचार हो उसे कहते हैं वर्बल। और नॉन वर्बल यानी कि इशारों के माध्यम से हो, और ये ओरल और रिटन दोनों हो सकता है। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, यानी कि किस से हमने इसको याद किया था। ये फेस टू फेस और डिस्टेंस भी मैटर इसमें करता है। ओरल कम्युनिकेशन, ओरल का मतलब होता है फेस टू फेस या मौके की, जिसमें बोलकर संचार किया जाता है। पिच, इसमें पिच की वेरी इंपॉर्टेंस होती है, बहुत इंपॉर्टेंस होती है। हाईनेस और लोनेस ऑफ टोन इसमें होता है पिच में। एक होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पीपल एंड प्रॉक्सिमिटी के पर डिपेंड करता है। स्पीड, स्पीड भी रिदमिक वॉइस मेक्स द साउंड मोर क्लियर, अगर साउंड लय में होगी तो वो ज़्यादा क्लियर होगी। क्लैरिटी ऑफ स्पीकिंग, जो प्रोनाउंसिएशन है स्मूथ और होनी चाहिए। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अमौखिक या गैर मौखिक, बिना बोले इशारों में या लिखित संचार इसमें होता है। जैसे टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या होता है, तो इसमें होता है अपीयरेंस, अपीयरेंस का मतलब होता है दिखावा, जैसे फिजिकल लुक, हेयर स्टाइल। पैरालिंग्विस्टिक जिसमें वॉल्यूम और पिच होती है। बॉडी मूवमेंट, एक होता है जेस्चर्स, यानी कि हैंड्स, आर्म और फिंगर्स के जो संकेत है वो। और एक होता है पोस्चर, यानी कि पोजीशन। फेशियल एक्सप्रेशन, हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, फियर, ये सभी होता है। और आई कांटेक्ट, आई ब्रो और ब्लिंकिंग के माध्यम से होता है। और एक होता है हैप्टिक्स, हैप्टिक्स का मतलब होता है टच के माध्यम से। और प्रोक्सीमिक्स जिसमें आईपीएसपी होता है, इंटीमेट, पर्सनल। एक होता है सोशल और एक होता है पब्लिक है। तो ये सभी होता है सोशल में 1 से 4 मीटर के बीच, और पब्लिक में 4 मीटर से लेकर 25 फीट तक दूर होता है। और इंटीमेट में सबसे पास, यानी कि 0 से 50 सेंटीमीटर के बीच ये संचार होता है। एक होता है आर्टिफैक्ट्स, जैसे कुछ लोगों को पुरानी चीज़ें कलेक्ट करने का शौक होता है, तो उससे हम उनके वे ऑफ लाइफ का पता लगा सकते हैं। आर्टिफैक्ट्स जैसे कलेक्शन ऑफ कॉइन्स, पेन्स एट्सेट्रा। एक होता है अपीयरेंस, अपीयरेंस होता है जैसे रंग, कपड़े, हेयर स्टाइल से हम किसी व्यक्ति को जज कर सकते हैं, या उसको क्या क्या पसंद हो सकता है, तो इन सभी बातों के बारे में हम उसके बारे में थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं। और फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, ऐसा भी कहा गया है। एक होता है हैप्टिक्स, टचिंग वाया कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन वाया टचिंग, टचिंग के माध्यम से जो कम्युनिकेशन होता है उसे कहते हैं हैप्टिक्स। एक होता है काइनेसिक्स, काइनेसिक्स का मतलब होता है मूवमेंट, यानी कि बॉडी, फेस, हैंड या जेस्चर्स के माध्यम से जो संकेत होते हैं उसे कहते हैं काइनेसिक्स। और जो आई मूवमेंट होता है उसे कहते हैं ओक्यूलेसिक्स। एक होता है जेस्चर्स, ये भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे एम्बलम्स, ये होते हैं सिम्बॉलिक, कैन इजीली बी ट्रांसलेटेड टू वर्ड, जिनको आसानी से वर्ड में ट्रांसलेट किया जा सकता है, जैसे हाथ को हिलाना बाय और हेलो का संकेत करता है। रेज मिडल फिंगर, तो ये भी एक संकेत करता है।
इल्यूस्ट्रेटर जिसमें बोलने के साथ इशारा दोनों हो, जैसे वेगिंग योर फिंगर वाइल सेइंग नो, तो नो करते हुए उंगली को भी हिलाना, तो बोलने के साथ इशारा भी। अफेक्टेड डिस्प्ले, डिस्प्ले के साथ इमोशन को डिस्प्ले करना, यानी कि जैसे स्माइल, स्माइल के साथ एक इमोशन भी डिस्प्ले होता है। रेगुलेटर दैट कंट्रोल इंटरेक्शंस को कंट्रोल करने वाला होता है रेगुलेटर, और एक होता है अडेप्टर, सेल्फ टॉर्चिंग बिहेवियर, अब हमारे बिहेवियर को टॉर्च करता है या उसके ऊपर प्रकाश डालता है। दैट इंडिकेटेड टेंशन, जब टेंशन में हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है, जैसे अगर इंटरव्यू होने वाला हो तो हम अपने पैरों को हिलाने लगते हैं या नाखूनों को चबाने लगते हैं, तो ये होता है अनइंटेंशनल और नर्वसनेस की वजह से। तो ये कौन दिखाता है, ये दिखाता है एडेप्टर्स। एक होता है क्रोनेमिक्स, क्रोनेमिक्स होता है टाइम रिलेटेड, यानी कि पंक्चुअलिटी, जैसे कि किसी ने किसी को मिलने बुलाया और एक तो टाइम पर आ गया और एक लेट आया, जो टाइम पर आया उसमें पंक्चुअलिटी है, उसके प्रति रिस्पेक्ट है और वो आदर भी करता है, लेकिन जो लेट आया उसको उसकी कदर नहीं है और ना ही उसको इतनी इम्पोर्टेंस देता। तो ये लेट आना भी एक कम्युनिकेशन होता है, एक संचार होता है या एक मैसेज हो सकता है। ऑल फैक्टिस का मतलब होता है स्मेल स्पीक्स अ लॉट, जो स्मेल होती है वो भी बहुत कुछ बोलती है। जैसे किसी ने परफ्यूम को यूज किया है तो हम उसके साथ संचार करना या कम्युनिकेशन करना ज़्यादा पसंद करेंगे। अगर एक में से बदबू आ रही है तो हम उससे जल्दी दूर हटने का प्रयास करेंगे। जैसे बारिश के बाद गीली मिट्टी की स्मेल तो कितनी अच्छी होती है, जिसे पेट्रीच्योर कहते हैं, और ये भीनी भीनी खुशबू हमारे लिए काफ़ी हमको काफ़ी अच्छी लगती है। जैसे स्मेल ऑफ लेमन मीन्स हेल्थ फ्रेशनेस, मेमोरी मैसेज, तो ये सभी होते हैं ऑल फैक्टिस। फिर हमने एडवांटेज नॉन वर्बल के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस को देखा था, तो इसमें हम कुछ कुछ को ही देखेंगे, सभी को नहीं। इंफॉर्मेशन कैन बी प्रेजेंटेड ईजी, आसानी से हम इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर सकते हैं और कम समय में हम रिसीवर के पास जल्दी मैसेज पहुंचा सकते हैं, और संकेतों का यूज भी इसमें होता है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, कई बार जो हम संकेत भेजते हैं वो सामने वाले तक अच्छे से नहीं पहुंच पाते या वो उनको समझ नहीं पाता, तो ये अस्पष्ट हो जाते हैं। लॉन्ग कन्वर्सेशन और नेसेसरी एक्सप्लेनेशन इसमें पॉसिबल नहीं होता, तो ये होती है इसमें हानि। फिर इसमें एक और ये होता है कि देयर इज़ अ ग्रेट पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्टॉर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन जो हमने भेजी है वो सामने वाले तक ज्यों की त्यों नहीं पहुंच पाती। एक होता है एडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन या मौखिक है, इसमें क्विक फीडबैक मिलती है और सेव टाइम और परसुएटिव, यानी कि प्रेरक होता है, यूजफुल टू ऑल काइंड ऑफ ऑडियंस, जैसे अनपढ़ हो पढ़ी लिखी हो सारी ऑडियंस में ये काम आता है। इसके भी डिसएडवांटेज हैं, डिलीवर्ड वर्ड्स आर टेम्परेरी, जो भी हमने बातों बातों में कुछ बातें कह दी लेकिन बाद में कुछ व्यक्ति तो उसको सीरियस ले लेते हैं और कुछ उसको भुला देते हैं। जैसे बातों बातों में कोई एग्रीमेंट हो जाता है तो ये कोई प्रूफ नहीं होता है, अक्सर जो सुना जाता है वो भुला दिया जाता है। यूजर इज अनेबल टू थिंक अबाउट वट ही इज डिलीवरिंग, तो इसमें जो यूजर होता है या सोर्स होता है या भी जो भी, जैसे टीचर हो या कम्युनिकेट करने वाला सेंडर हो, तो सेंडर बोलते हुए ये सोचने में अनेबल हो जाता है कि वो क्या डिलीवर कर रहा है। रिटर्न का मतलब होता है लिखित, जो कुछ लोग लिख कर नहीं बोलकर नहीं बल्कि लिख कर अपने विचार प्रस्तुत करना ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे ईमेल, लेटर, रिपोर्ट इत्यादि के माध्यम से। इसके भी कुछ एडवांटेज होते हैं कि इस मैसेज को, जो भी रिटर्न मैसेज होता है उसको कितनी बार भी रिवाइज और एडिटेड किया जा सकता है भेजने से पहले, जिसमें गलती के चांस बहुत कम हो जाते हैं। प्रोवाइड से रिकॉर्ड फॉर एवरी मैसेज सेंट एंड कैन बी सेव्ड फॉर लेटर, यानी कि अगर कोई भी मैसेज भेजा हुआ है तो उसको हम सेव कर सकते हैं भविष्य में पढ़ने के लिए। मैसेज इनेबल्स द रिसीवर टू फुली अंडरस्टैंड अप्रोप्रिएट फीडबैक, तो इसमें अप्रोप्रिएट फीडबैक मिलने के चांस रहते हैं। डिसएडवांटेज का मतलब होता है हानि, तो नो इंस्टेंट फीडबैक नहीं होता है, क्योंकि जो रिटन मैसेज होता है वो क्या पता वो सामने वाला समझे ना या ना समझे। मोर टाइम इन कंपोजिंग अ रिटन मैसेज, नो एवरीवन इज गुड एट राइटिंग, हर कोई राइटिंग में भी अच्छा नहीं होता।
तो ये होते हैं इसके डिसएडवांटेज। एक होते हैं निमोनिक। निमोनिक क्या होता है? ये होता है समरक, यानी कि ट्रिक बनाकर जो हम याद करते हैं। जैसे हम रिसर्च में पढ़ेंगे कि जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती हैं वो कैसे कितनी होती हैं, तो इसको हम याद करेंगे। दिसंबर से एग्ज़ाम है, तो दिसंबर से, तो इसमें कौन कौन सी आ जाएंगी? तो एक हो जाएगी डिस्क्रिप्टिव, एक होती है एक्सप्लोरेटरी, यानी कि जिसमें खोजबीन वाली रिसर्च होती है वो एक डिस्क्रिप्टिव, यानी कि जिसमें वर्णन किया जाता है वो। और सी से कौन सी होती है? सी वाली बतानी है आपको कमेंट बॉक्स में। और एस से कौन सी होती है? और एक और ई से होती है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। तो ये सभी रिसर्च ये होती है क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो जैसे हम कोई भी ट्रिक बनाकर कुछ भी याद करते हैं तो वो होता है निमोनिक। तो आज का हमारा टॉपिक होगा क्लासरूम कम्युनिकेशन। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन ये क्या होता है? तो ये होता है फॉर्मल एजुकेशन, यानी कि फॉर्मल एजुकेशन देने का एक ग्रुप होता है या समूह होता है जिसे कहते हैं क्लासरूम। फेस टू फेस इंटरेक्शन इसमें होता है। इंस्ट्रक्शन भी हम कह सकते हैं कि इसमें आदेश होते हैं फेस टू फेस। मेन ऑब्जेक्टिव टू अचीव इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव इन द कोग्निटिव डोमेन। जो हमारे मानसिक या कोग्निटिव डोमेन होता है तो उसमें इंस्ट्रक्शन को अचीव करना मेन पर्पज होता है। बच्चों को नॉलेज देना भी मेन उद्देश्य होता है। और नॉलेज को एप्लीकेशन करना, यानी कि जो ज्ञान दिया गया है उसको एप्लीकेशन कैसे करें, उसका यूज़ कैसे करें, वो भी क्लासरूम में ही बताया जाता है। एनालिसिस भी किया जाता है और सिंथेसिस भी यहीं पर किया जाता है, यानी कि वर्बल और नॉन वर्बल दोनों प्रकार का कम्युनिकेशन क्लासरूम कम्युनिकेशन में होता है। जैसे ऑर्गेनाइजिंग, संगठन बनाया जाता है। सिलेक्टिंग एंड ट्रांसमिटिंग सिंबल्स, ताकि रिसीवर तक अच्छे से पहुंचे और उनको मीनिंग समझाया जा सके। एक व्यक्ति था कॉल, एक था चेन, दोनों के द्वारा एक मॉडल दिया गया जिसमें 5 स्टेजेस ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन के 5 स्टेजेस को बताया गया है। तो सबसे पहला है फॉर्मुलेशन द मैसेज, तो मैसेज को बनाया जाना। फिर मैसेज इनकोडिंग, मैसेज को इनकोड किया जाना। मैसेज ट्रांसमिशन, चैनल के माध्यम से मैसेज भेजा जाएगा। और मैसेज डिकोडिंग एंड इंटरप्रिटेशन, एक होता है फीडबैक एंड इवेल्युएशन। तो ये 5 पॉइंट बताए हैं कॉल एंड चेन ने। तो सबसे पहला है फॉर्मुलेशन द मैसेज, यानी कि वर्बल और नॉन वर्बल क्यूज सेंट बाय सोर्स, यानी कि इशारों हरकतों के माध्यम से, वर्बल और नॉन वर्बल के माध्यम से, सोर्स यानी कि सेंडर के द्वारा। सेंडर यहाँ पर होता है टीचर, तो टीचर के द्वारा जहाँ पर भी जो ज़रूरत हो, जैसे अगर कोई बात इशारों में कहनी हो या किसी की नकल करके कहनी हो या बुक में से पढ़कर कहनी हो, तो जहाँ पर जैसी ज़रूरत महसूस लगे तो वैसे ही बताया जाता है। कंटेक्स्ट स्पेसिफिक होता है, जैसे किसी स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में जहाँ पर इशारा ही ज़रूरी होता है तो वहीं पर इशारा दिया जाता है, जहाँ बोलना ज़रूरी होता है वहाँ पर बोला जाता है, यानी कि वर्बल और नॉन वर्बल दोनों प्रकार का कम्युनिकेशन यहाँ पर होता है। टीचर्स का एटीट्यूड और एबिलिटी, ये भी चेक यहीं पर होते हैं कि मैसेज को एक्सप्रेस करने की उसमें एबिलिटी है या नहीं। और इम्पोर्टेंट पॉइंट, फॉर्मुलेशन द मैसेज, मैसेज को कैसे फॉर्मुलेट कर रहा है या बना रहा है। फिर आता है मैसेज डिकोडिंग, जैसे इंटरनल शेपिंग, शॉर्टिंग एंड शिल्टिंग ऑफ आइडियाज़ कोल्ड मैसेज फॉर्मुलेशन, यानी कि इंटरनल शेपिंग, मैसेज को कैसे फॉर्मुलेट कर रहा है, उसको कैसे प्रेजेंट कर रहा है, टीचर्स में वो सभी एबिलिटी है या नहीं, तो वो कहलाता है मैसेज फॉर्मुलेशन। फिर आता है मैसेज डिकोडिंग, मैसेज को डिकोड कैसे किया जा रहा है, जैसे आइडिया इनटू अ फॉर्म दैट कैन बी ट्रांसमिटेड टू रिसीवर, जो भी रिसीवर होंगे, स्टूडेंट होंगे, तो उनके सामने उस मैसेज को कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो इसे कहेंगे मैसेज डिकोडिंग। रिसीवर्स तक मैसेज पहुंचे तो रिसीवर तक मैसेज पहुंचाया जाता है। एक होता है मैसेज ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन का मतलब होता है चैनल और मीडियम का यूज करके जिसके द्वारा मैसेज पहुंचाया जाता है। जैसे टीचर ने अपना मैसेज बोलकर पहुंचाया या लिखकर, यानी कि रिटर्न फॉर्म में, या स्पोकन, वर्बल यानी कि नॉन वर्बल। और एक होता है मास मीडिया, या उसने जो टीचर है उसने
बोर्ड पर या डिजिटल बोर्ड पर मास मीडिया के माध्यम से उनको बताया। तो ये होता है मैसेज ट्रांसमिशन का तरीका। फोर्थ पॉइंट है मैसेज डिकोडिंग एंड इंटरप्रिटेशन, यानी कि रिसीवर और सेंडर बोथ आर इम्पोर्टेंट इन क्लासरूम कम्युनिकेशन। सेंडर और रिसीवर दोनों ही इम्पोर्टेंट है और बैकग्राउंड दोनों का अगर सेम है, यानी कि अगर दोनों का सेम कल्चर है, जैसे कोई एक राजस्थान में कोई एक टीचर है और राजस्थान के ही बच्चे हैं, तो उन दोनों को स्थानीय भाषा का भी ज्ञान है, तो उनका बैकग्राउंड अगर सेम है, अगर टीचर हिंदी और इंग्लिश में समझाए और अगर स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आए, तो टीचर उनको राजस्थानी भाषा में यानी कि लोकल लैंग्वेज में समझा सकता है अगर बैकग्राउंड सेम हो तो। यानी कि रिसीवर और जो सेंडर है दोनों ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन रिसीवर सेंडर से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो रिसीवर होंगे स्टूडेंट होंगे उनके लिए ही एक टीचर की व्यवस्था की गई है, तो टीचर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं रिसीवर या स्टूडेंट्स। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं स्टूडेंट, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है टीचर जो उनको समझाने वाला होता है। फीडबैक एंड इवेल्युएशन, फीडबैक होता है जो प्रतिक्रिया होती है वो, इवेल्युएशन का मतलब होता है मूल्यांकन करना। फीडबैक मोर इम्पोर्टेंट इन क्लासरूम कम्युनिकेशन, अच्छा रिस्पॉन्स अगर ना आए, जैसे टीचर्स ने 1 घंटे तक या 40 मिनट तक या 20 मिनट तक अपना जो चैप्टर है वो पढ़ाया और बच्चों को समझ नहीं आया, तो टीचर्स को अपना जो वे ऑफ टीचिंग है उसको चेंज करना चाहिए, जो पढ़ाने का तरीका है उसको थोड़ा बहुत चेंज करना चाहिए। और जो टीचर का काम है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, टीचर का काम सिर्फ बोलना नहीं होता बल्कि समझाना भी होता है। अगर बच्चों को समझ नहीं आ रहा तो टीचर को अपना जो भी वे है या टीचिंग स्टाइल है उसको चेंज करना चाहिए। अगर बच्चे ब्लैक बोर्ड से नहीं समझ पा रहे हैं तो उनको कॉपी में या डिजिटल बोर्ड के माध्यम से समझाना चाहिए, यानी कि उसको वे ऑफ टीचिंग बदलना चाहिए, लेकिन उसका मेन टारगेट है बच्चों को समझाना। अगर बच्चों को जैसे भी समझ आए तो वैसे ही समझाना पड़ेगा, ये है टीचर का काम। तो ये होता है क्लासरूम कम्युनिकेशन, यानी कि क्लासरूम के अंदर जो संचार होता है उसमें फीडबैक बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। और इसके लिए कुछ सिद्धांत भी हैं, जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन। इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन के लिए कुछ संचार या सिद्धांत हैं और इनमें 5 मेजर फैक्टर होते हैं। एक होता है टीचर, एक होता है स्टूडेंट, एक होता है मैसेज, एक होता है इंस्ट्रक्शनल मीडिया मेथड और एक होता है लर्निंग इन्वायरमेंट। तो ये 5 मेजर फैक्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन में। और इसमें टीचर्स के लिए कुछ प्रिंसिपल्स या सिद्धांत दिए गए हैं। तो ये क्या क्या है, डेवलप अ रियलिस्टिक सेल्फ कॉन्सेप्ट परसेप्शन, यानी कि सेल्फ कॉन्सेप्ट परसेप्शन को डेवलप करना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, यथार्थवादी होना चाहिए, आज के जीवन में जीने वाला टीचर होना चाहिए। अबाउट सराउंडिंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, और उस टीचर को अपने स्ट्रेंथ यानी कि मजबूती और वीकनेस अपनी कमजोरियों का पता होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन सब्जेक्ट मैटर, जो भी उसका सब्जेक्ट है उसमें प्रोफिशिएंस यानी कि अच्छा ज्ञाता होना चाहिए। अंडरस्टैंड द लर्नर्स थ्रू लर्निंग स्टाइल, प्रीवियस नॉलेज, मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, जो भी लर्नर्स हैं, अंडरस्टैंड द लर्नर्स, जिन भी स्टूडेंट्स को वो पढ़ा रहा है तो उनकी समझ उसको होनी चाहिए। थ्रू लर्निंग स्टाइल सीखने के तरीके से। प्रीवियस नॉलेज, जैसे कि अगर कोई टीचर कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है तो उसको प्रीवियस नॉलेज का पता होना चाहिए, यानी कि उन स्टूडेंट्स को क्या आता है और टीचर को किस लेवल पर जाकर पढ़ाना पड़ेगा, तो इसका पता होना चाहिए। मोटिवेशन और इंटरेस्ट, जो भी उसके स्टूडेंट है उसके इंटरेस्ट क्या क्या हैं, तो इस लेवल पर ही यानी कि स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट का पता होना चाहिए टीचर को। नेक्स्ट है अडॉप्ट फ्लेक्सिबल अप्रोच, जैसे टीचर अगर क्लासरूम में पढ़ा रहा है और बच्चे क्लासरूम में बोर हो रहे हैं तो उसको गार्डन या कैंटीन जैसे स्थानों पर भी पढ़ाना चाहिए। कहीं इन्वायरमेंट बदलने से बच्चों में जो भी पावर होती है समझने की वो कभी कभी बढ़ जाती है। तो अडॉप्ट फ्लेक्सिबल अप्रोच, अगर लेक्चर मेथड समझ नहीं आ रहा है तो डायग्राम मेथड का यूज करना चाहिए या डिजिटल मेथड का, जो भी मेथड आए हुए हैं डिजिटल या
जो आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो इसमें जो भी टेक्नोलॉजी आई हुई है तो उनका यूज करना चाहिए। बीइंग ऑब्जेक्टिव एंड अनबायस्ड, यानी कि किसी स्टूडेंट के प्रति बायस्ड नहीं होना चाहिए, यानी कि भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, सभी स्टूडेंट्स को एक समान समझना चाहिए। बीइंग ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ, किसी एक स्टूडेंट के प्रति ज़्यादा लगाव नहीं होना चाहिए, यानी कि ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, और अनबाइस्ड, भेदभाव नहीं करना चाहिए। डेवलप इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, बोथ वर्बल और नॉन वर्बल, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों प्रकार के कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना चाहिए। नॉलेज अबाउट पेडागोजी एंड एंड्रोगोजी, पेडागोजी यानी कि अगर छोटे बच्चों को पढ़ा रहा है तो उसको पेडागोजी का पता होना चाहिए, यानी कि बच्चों को पढ़ाते कैसे हैं। और एंड्रोगोजी, अगर कोई प्रोफेसर के लिए तैयारी कर रहा है तो उसको एंड्रोगोजी यानी कि बड़े बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, तो इसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। प्रिंसिपल्स फॉर मैसेज डिज़ाइन, मैसेज डिज़ाइन के लिए प्रिंसिपल्स या सिद्धांत क्या क्या हैं, तो मैसेज क्लियर एंड स्पेसिफाइड होना चाहिए, जो समझ में आ सके, रिलेवेंट होना चाहिए, ऐसे नहीं कि कोई भी मैसेज सेंड कर दिया या रिसीवर के पास भेज दिया। तो जो भी मैसेज की डिस्कशन क्लास में हो तो वो रिलेवेंट होना चाहिए, सीक्वेंस्ड में होना चाहिए। यही नहीं कि पहले अगर किसी, मान लीजिए एक टीचर एक जो राइटर है, राइटर का जीवन परिचय करवा रहा है, तो सबसे पहले उसकी रचनाएं बता दी, फिर उसके जीवन के बारे में बताया, फिर उसके माता पिता के बारे में बताया, और फिर उसके जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं या रचनाएं हैं उनके बारे में बता दिया। तो ऐसा नहीं, बल्कि स्ट्रक्चर होना चाहिए, पहले उसके जीवन के बारे में थोड़ी बहुत बातें पता होनी चाहिए, फिर रचनाएं, फिर उसकी साहित्यिक विशेषताएं, फिर उसकी भाषा शैली के बारे में, तो यानी कि स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, सीक्वेंस में होना चाहिए। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंडिबल टू द लर्नर्स, लैंग्वेज ऐसी यूज करनी चाहिए जो लर्नर्स यानी कि स्टूडेंट्स को समझ आ सके। यूज अप्रोप्रिएट सिंबल्स, जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ पर सिंबल्स का भी यूज करना चाहिए। रिलेवेंट एक्सरसाइजेज, जो रिलेवेंट हो अभ्यास वो करवाना चाहिए। मेक जनरस यूज ऑफ एग्जाम्पल, यानी कि ऐसे एग्जाम्पल देने चाहिए जो जिनका आगे जाकर यूज हो सके। प्रिंसिपल्स फॉर क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट, लर्निंग इन्वायरमेंट या जो शिक्षण वातावरण है उसको तैयार करने के लिए कौन कौन से सिद्धांत होते हैं। शुड नॉट ओवर क्राउड, अगर हमको लर्निंग इन्वायरमेंट बनाना है तो वहाँ पर जैसे क्लास है, एक क्लास में अगर 30 बच्चे हैं और उस कमरे में बैठने की जगह है 20 बच्चों की, यानी कि वहाँ पर ज़्यादा भीड़ हो गई, तो शुड नॉट ओवर क्राउड या शुड नॉट बी ओवर क्राउडेड, यानी कि ज़्यादा भीड़ नहीं होना चाहिए। प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट, अरेंजमेंट जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो प्रॉपर होना चाहिए। बिल्ड रैपोर, रिलेशन विद द स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट हैं उनके पास रैपो, रैपो का मतलब होता है रिलेशन या बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए। हेल्दी कंपटीशन अमंग स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। फीडबैक मैकेनिज्म होना चाहिए। रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव, यानी कि अगर मान लीजिए एक टीचर ने घर पर कुछ काम करने के लिए दिया और अगले दिन टीचर ने उन स्टूडेंट से पूछा, जिसने भी सही आंसर दिया तो सही प्रश्न सुनाने पर पूरी क्लास से तालियां बजवाई। और एक था होता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, इसमें होता है अगर किसी ने गलत क्वेश्चन बताया तो उसको सज़ा मिली या उसको मुर्गा बनाया गया, तो ऐसे, तो ये होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। लर्निंग स्टाइल, लर्निंग स्टाइल क्या होता है, तो लर्निंग स्टाइल को हम याद करेंगे VARK से, वार्क। 1992 में नील डी फ्लेमिंग और कोलिन ई मिल्स के द्वारा दिया गया था। और ये 4 होते हैं। विजुअल, विजुअल का मतलब होता है डायग्राम या पिक्चर्स के थ्रू जब समझते हैं। ऑडिटरी, ऑडिटरी का मतलब होता है सुनकर, यानी कि म्यूजिक, रेडियो, यानी कि वर्बल के माध्यम से जो हम करते हैं वो। रीडिंग यानी कि टेक्स्ट, न्यूज़पेपर, बुक्स इत्यादि से जो नॉलेज लेते हैं वो। एक होता है काइनेस्थेटिक, ये होता है हैंड्स या गेस्चर्स इत्यादि के माध्यम से। और जो हमने पढ़ा था लिसनिंग, लिसनिंग स्किल्स के बारे में पढ़ा था, तो 4 टाइप्स ऑफ लिसनर होते हैं, यानी कि जो भी सुनने वाले होते हैं, श्रोता, वो 4 प्रकार के होते हैं। और ये क्या क्या होते हैं,
तो एक होता है एक्टिव लिसनर। एक्टिव लिसनर का मतलब होता है जो इफेक्टिवली सुन रहे हैं, यानी कि एक्टिव होकर जो टीचर्स की बात सुनते हैं, तो वो होते हैं एक्टिव लिसनर। एक होता है मार्जिनलाइज्ड। मार्जिनलाइज्ड यानी कि ये सुन तो रहे होते हैं लेकिन जो भी मेन बात होती है वो उसको स्किप कर देते हैं। ऐसे श्रोता या स्टूडेंट्स जो मेन बात को स्किप कर देते हैं, यानी कि कोर इन्फॉर्मेशन को छोड़ देते हैं और बाकी सब सुनते रहते हैं, उनसे कहते हैं मार्जिनलाइज्ड लिसनर। एक होता है इवेल्युएटिव। इवेल्युएटिव का मतलब होता है वे छात्र या श्रोता जो इन्फॉर्मेशन सुनकर उसको एनालाइज करते हैं, डीप इन्फॉर्मेशन तक पहुंचते हैं, तो उन्हें कहते हैं इवेल्युएटिव। एक होता है नॉन लिसनर। नॉन लिसनर का मतलब क्या होता है, हियर ओनली, केवल सुनते हैं, लिसन नहीं करते। लिसन करने में या सुनने में नीड टू कंसंट्रेशन, ध्यान की ज़रूरत होती है, लेकिन ये ध्यान से नहीं सुनते, केवल सुनते ही रहते हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं करते, तो ये होते हैं नॉन लिसनर। अब हम देखेंगे ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन और ग्रुप के टाइप, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का। तो ग्रुप क्या होता है, ये क्लब या क्लासरूम होता है जिसमें शेयर्ड और कॉमन गोल होता है। एक्सटेंशन ऑफ इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल का मतलब होता है टू और मोर पीपल के बीच जो कम्युनिकेशन होता है वो, तो इसका एक्सटेंशन होता है। एक्सचेंज व्यूज होते हैं। मेंटेन इंडिविजुअल आइडेंटिटी, जो व्यक्तिगत पहचान है वो यहाँ पर बनी रहती है। ग्रुप डायनेमिक्स होता है, उसमें कुछ बदलाव होते रहते हैं, जैसे एटीट्यूडनल एंड बिहेवियरल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है, जैसे एक होता है पॉजिटिव यानी कि इफेक्टिवनेस अगर ज़्यादा हो, तो एक होता है नेगेटिव जिसमें नॉन इफेक्टिव हो, यानी कि जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनका कोई इफेक्ट ही ना हो, तो ये नेगेटिव होता है। और एक होता है पॉजिटिव यानी कि इफेक्टिव हो ग्रुप, तभी इसका फ़ायदा होता है। एक होता है ग्रुप डेवलपमेंट। ग्रुप डेवलपमेंट की एक थ्योरी है, टकमैन्स के द्वारा ये थ्योरी दी गई थी, जिसमें FSNPA, तो इसे हम रिलेट करेंगे तो F से हो गया फॉर्मिंग। तो ग्रुप का डेवलपमेंट कैसे होता है, तो सबसे पहले बनता है ग्रुप यानी कि फॉर्मिंग। तो ग्रुप बनता है, ओरिएंटेशन होता है, कन्फ्यूजन इन नेचर होता है कि जब ग्रुप बन गया तो इसको लीड कौन करेगा, इसमें हेड कौन होगा, या इसमें काम कौन कौन करेगा, किन किन लोगों को रखना चाहिए, तो ये सभी समस्याएं होती हैं ग्रुप बनाते समय। फिर होता है स्टॉर्मिंग। स्टॉर्मिंग का मतलब होता है तूफान, यानी कि स्ट्रगल फॉर पावर। यहाँ पर कहते हैं कि सभी लोग कहते हैं कि मैं एडमिन बनूंगा या मैं हेड बनूंगा, तुम ये सभी काम करो या वो करो या वो करो, तो इसमें सहमति और संघर्ष होता है। फिर थर्ड स्टेज पर आता है नॉर्मिंग। नॉर्मिंग का मतलब होता है ग्रुप नॉर्मल हो जाता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड शेयर्ड एक्सपेक्टेशंस, तो इंडिविजुअल के बीच डिफरेंसेस आ जाते हैं और शेयर्ड एक्सपेक्टेशंस, जो भी उनके एक्सपेक्टेशंस होते हैं उनको शेयर किया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी यहाँ पर शेयर किया जाता है। फिर आता है परफॉर्मिंग। परफॉर्मिंग का मतलब होता है ग्रुप कोहेंशन, यानी कि जो रह गए, शुरू शुरू में कुछ लोग ऐसे भी ऐड हो जाते हैं जो ग्रुप में नहीं होने चाहिए, लेकिन वो बाद में संघर्ष के दौरान वो ग्रुप को लेफ्ट कर देते हैं, रिमूव हो जाते हैं। तो जो रह गए वो जिम्मेदारी से काम करेंगे, एक्सेप्टेंस के साथ और कोहेसिवनेस, यानी कि रिलेवेंट गोल पर ही फोकस अब वो करेंगे। फिर एक होता है एडजॉर्निंग। एडजॉर्निंग का मतलब होता है वर्क कंप्लीट होने के बाद ग्रुप को ख़त्म कर दिया जाता है या टेम्परेरीली उसको बंद कर दिया जाता है। तो ये था ग्रुप डेवलपमेंट है। एक यहाँ पर हमने पढ़ा एक ग्रुप कोहेसिवनेस। कोहेसिवनेस क्या होता है, कोहेसिवनेस का मतलब होता है जोड़, या उन दोनों के बीच या ग्रुप मेंबर्स के बीच जो सामंजस्य होता है या उनके बीच मेल जोल होता है, या बॉन्डिंग हम कह सकते हैं। तो बॉन्डिंग जैसी फीलिंग जो होती है उसे कहते हैं ग्रुप कोहेसिवनेस। अगर छोटा ग्रुप है और एक दूसरे के साथ ज़्यादा समय बिता रहे हैं मेंबर्स, तो उन सभी के बीच कोहेसिवनेस ज़्यादा होगा। जैसे अगर किसी ग्रुप में 5 व्यक्ति हैं और 5 व्यक्ति अगर वो ज़्यादा समय तक एक दूसरे के आसपास रहते हैं, तो उनमें एक जुड़ाव हो जाता है, उनमें एक लगाव सा हो जाता है, जिसे ग्रुप कोहेसिवनेस कहते हैं। अगर 15 व्यक्तियों का कोई एक ग्रुप है और ये 5 व्यक्ति एक साथ रहते हैं, अगर इन दोनों की लड़ाई हो जाए, इस ग्रुप के एक मेंबर की और इसके एक मेंबर की, तो जो कोहेसिवनेस है, कोहेसिवनेस के अकॉर्डिंग ये इस व्यक्ति के साथ इस ग्रुप के व्यक्ति लगेंगे और इसके साथ इस ग्रुप के व्यक्ति,
तो ये होता है कोहेसिवनेस, यानी कि उन दोनों के बीच जो मेल जोल होता है वो। ग्रुप सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन का मतलब होता है समाजीकरण। ग्रुप के लोग कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, कैसे वो अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो ये होता है सोशलाइजेशन। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ग्रुप। ग्रुप के प्रकार क्या क्या होते हैं। एक होता है फॉर्मल ग्रुप। फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक ग्रुप। तो हिंदी में भी हम इसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो इंग्लिश में ही हम इसको अच्छे से करेंगे। फॉर्मल ग्रुप जिसका पर्पज टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव, तो किसी एक उद्देश्य को पाने के लिए जिस ग्रुप का गठन किया जाता है तो उसको कहते हैं औपचारिक या फॉर्मल ग्रुप। इसमें क्राइटेरिया फिक्स होता है, इसमें एक लीडर भी होता है, और इस प्रकार के ग्रुप को ही प्लान्ड ग्रुप या योजनाबद्ध ग्रुप या समूह के नाम से जाना जाता है। तो ये होता है फॉर्मल ग्रुप जिसका मेन एक ऑब्जेक्टिव होता है या उद्देश्य होता है। एक होता है इनफॉर्मल ग्रुप। इनफॉर्मल का मतलब होता है अनौपचारिक ग्रुप या समूह formed by individuals when they communicate with one another। जैसे कोई दोस्त या कोई व्यक्ति कहीं पर जा रहा है और उसको रास्ते में कोई व्यक्ति मिल जाए, यानी कि सफ़र के दौरान कोई और व्यक्ति मिल जाए, दो और व्यक्ति मिल जाए कहीं और से, तो और वे एक ग्रुप को बना दें, तो फॉर्म्ड बाय इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल के द्वारा बनाया गया ग्रुप कम्युनिकेट विद वन अनदर, एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, तब ही ग्रुप बना चाहिए टू सॉल्व कॉमन इश्यूज और प्रॉब्लम्स। तो इसमें कॉमन इश्यू और प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। एक होता है प्राइमरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप क्या होता है? स्मॉल सोशल ग्रुप हुज मेंबर्स शेयर क्लोज पर्सनल एंड्यूरिंग रिलेशनशिप्स। जैसे फैमिली ग्रुप होता है तो ऐसे ही, तो क्लोज होता है, सोशल ग्रुप होता है, स्मॉल सोशल ग्रुप ये होता है प्राइमरी ग्रुप। एक होता है सेकेंडरी ग्रुप। सेकेंडरी का मतलब होता है द्वितीयक समूह। ये लार्ज ग्रुप्स होते हैं, रिलेशनशिप आर इंटरपर्सनल एंड गोल ओरिएंटेड। जैसे गोल ओरिएंटेड होते हैं ये ग्रुप, और लार्ज स्केल पर ये होते हैं। एक होता है ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है संगठित समूह। जैसे सेम डिपार्टमेंट के लोग हैं या एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल कम टुगेदर टू अचीव अ सर्टेन वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। तो एक ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए कुछ लोगों का समूह, इंडिविजुअल्स का समूह, जैसे सेम डिपार्टमेंट, ऑफिस के अंदर एक डिपार्टमेंट है तो उस डिपार्टमेंट के लोगों का एक समूह, तो इसे कहेंगे ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। एक होता है इन अनऑर्गेनाइज्ड, असंगठित समूह, जो रैंडमली क्रिएटेड कर दिया जाता है, रैंडमली बना दिया जाता है, नो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, जिसका कोई स्पेसिफिक स्पेशल उद्देश्य नहीं होता, टेम्परेरी होता है, मेंबर्स हैव नो कनेक्शन, जो मेंबर्स होते हैं उनके बीच कोई कनेक्शन नहीं होता। नेक्स्ट है टेम्परेरी ग्रुप। टेम्परेरी का मतलब क्या होता है? टू अचीव अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए ये ग्रुप बनाया जाता है, सीजेस टू एग्जिस्ट वंस इट अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। यानी कि एक ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए या किसी एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए इस ग्रुप को बनाया जाता है। जब वो उद्देश्य पूरा कर दिया जाता है तो इस ग्रुप को समाप्त कर दिया जाता है या टेम्परेली इसको एंड कर दिया जाता है, यानी कि जो भी मेंबर्स ऐड किए हों तो उनको यहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। तो ये होता है टेम्परेरी ग्रुप। एक होता है परमानेंट ग्रुप। एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन एंड हेल्प ऑर्गेनाइजेशंस रन देयर बिजनेस। जैसे बड़े बड़े संगठन हैं, कंपनियां हैं, उनके बिजनेस को चलाने के लिए जो ग्रुप बनाए जाते हैं तो ये लॉन्गर ड्यूरेशन, लंबे समय के दौरान तक ये चलते रहते हैं, क्योंकि ये होते हैं परमानेंट ग्रुप। और टेम्परेरी अपना उद्देश्य पूरा करते ही समाप्त हो जाते हैं। ओपन ग्रुप। ओपन का मतलब क्या होता है? ओपन वे ग्रुप जो पब्लिक ग्रुप होते हैं, एनीवन कैन ज्वाइन, कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है, एंड एनीवन कैन एग्जिट, कोई भी इन ग्रुप को छोड़ सकता है एनी टाइम, कभी भी। एक होता है क्लोज्ड ग्रुप। क्लोज्ड ग्रुप क्या होता है? एडमिशन इज रिस्ट्रिक्टेड, यानी कि सभी लोग उसमें ऐड नहीं हो सकते। मेंबर्स फुलफिलिंग अ पार्टिकुलर क्राइटेरियन टू ज्वाइन द ग्रुप। मेंबर्स को एक क्राइटेरिया को फुलफिल करना होता है ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। जैसे टेलीग्राम पर ग्रुप बने हुए हैं अन अकेडमी के, तो अन अकेडमी के ग्रुप को कौन ज्वाइन कर सकता है? जो भी जिसने भी पेड बैच लिया है, तो अन अकेडमी हो या PW, जिन्होंने भी पेड बैच लिया तो उनके अलग से पेड ग्रुप हैं, तो उनको ज्वाइन करने के लिए कुछ
फुलफिलिंग अ पार्टिकुलर क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया क्या है कि जिसने पेड बैच लिया है वो। तो ये होते हैं क्लोज्ड ग्रुप। और ओपन ग्रुप भी बने हुए हैं जिसमें कोई भी ऐड हो सकता है। तो ये होता है ग्रुप। एक होता है एक्सीडेंटल ग्रुप। एक्सीडेंटल का मतलब होता है फॉर्म्ड एक्सीडेंटली, ऐसे ही बना दिया, नो पर्पज और ऑब्जेक्टिव, ना कोई उद्देश्य ना कोई कुछ पर्पज। कैन बी टेम्परेरीली और परमानेंट, ये परमानेंट भी हो सकता है और टेम्परेरी भी हो सकता है, यानी कि ऐसे ही कोई ग्रुप बना दिया और ऐसे ही चल रहा है या उसको डिलीट कर दिया। तो ये टेम्परेरी और परमानेंट दोनों हो सकता है एक्सीडेंटल ग्रुप। एक होता है पर्पसिव ग्रुप। पर्पसिव का मतलब होता है उद्देश्य के लिए बनाया गया ग्रुप। क्रिएटेड टू अचीव अ पार्टिकुलर टास्क, तो पार्टिकुलर टास्क के लिए जो ग्रुप बनाया जाता है इसे पर्पसिव ग्रुप कहते हैं। तो यहाँ पर है इसका निष्कर्ष। ग्रुप कम्युनिकेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल हेट्रोजीनियस फैक्टर्स, जो भी ग्रुप कम्युनिकेशन होता है वो प्रभावित होता है जैसे हेट्रोजीनियस फैक्टर्स, इसके अनेक कारण होते हैं जैसे एज, आयु प्रभावित करती है, सेक्स लिंग प्रभावित करता है, एजुकेशन शिक्षा, इकोनॉमिक आर्थिक सोशल सामाजिक लिंग्विस्टिक, जो बोलचाल होती है वो, रिलीजियस धार्मिक, नेशनल राष्ट्रीय, रीजनल क्षेत्रीय और रेशियल नस्लीय डिफरेंसेस। तो ये सभी फैक्टर हैं। तो ये सभी फैक्टर ग्रुप कम्युनिकेशन को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर होता है हमारा ग्रुप कम्युनिकेशन कंप्लीट। तो ग्रुप कम्युनिकेशन के अंतर्गत हमने ग्रुप की फॉर्मेशन को देखा, ग्रुप डेवलपमेंट कैसे होता है, ग्रुप के टाइप क्या क्या होते हैं, क्लासरूम कम्युनिकेशन को भी हमने यहाँ पर देख लिया। तो यहाँ पर आज की हमारी क्लास होती है कंप्लीट। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि डेली हम आपको जो क्लास लेकर आते हैं वो आपको सब्सक्राइब करने के बाद आपके ही चैनल पर मिल जाए और उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आप हमारे चैनल जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करना चाहते हैं जिस पर हम डेली पेपर 1 के 2 क्वेश्चंस को पोस्ट करते हैं यानी कि पोल डालते हैं, तो आप वहां पर आंसर भी दे सकते हैं। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।